उसके बाद हमने स्टैक को स्टोर करने का, क्यूज को स्टोर करने का देख लिया था। नेक्स्ट हमें देखना है स्टोरिंग द लिस्ट, के लिस्ट को कैसे स्टोर किया जाता है। इसमें आपके पास कंटीजियस लिस्ट आती है। कंटीजियस आपके पास दो टर्म्स होती हैं, एक होती है कंटीजियस, दूसरी टर्म होती है नॉन कंटीजियस। कंटीजियस का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, और नॉन कंटीजियस का मतलब होता है कि आपने स्प्रेड कर देना होता है ओवर द डिफरेंट लोकेशंस। उसमें आपका कंटिन्यूअस जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं होता। कंटीजियस में कंटिन्यूअस पैटर्न फॉलो होता है और नॉन कंटीजियस में कंटिन्यूअस पैटर्न फॉलो नहीं होता। अब कंटिन्यूअस पैटर्न का मतलब क्या है कि आपका अगर 0 इंडेक्स पे पहली वैल्यू सेव हुई है तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 1 इंडेक्स पे ही स्टोर होगी, उससे नेक्स्ट वैल्यू 2 इंडेक्स पे ही स्टोर होगी। ये आपका आ जाता है कंटीजियस में। नॉन कंटीजियस में क्या आता है, हो सकता है एक वैल्यू आपकी लिस्ट की एक वैल्यू 0 पे स्टोर हो, अगली वैल्यू जाके 5 पे, इस तरीके से आपका नॉन कंटीजियस में काम होता है। अब आपके पास जो लिस्ट है उसमें कंटीजियस लिस्ट है। कंटीजियस लिस्ट में क्या है कि आपकी जो लिस्ट है वो होमोजीनियस पैटर्न में सेव की जाती है, होमोजीनियस एरे में स्टोर की जाती है। अब इसमें आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है लिंक्ड लिस्ट का। आप आगे जाके भी पढ़ेंगे अपना डाटा स्ट्रक्चर्स में, ऊप में लिंक्ड लिस्ट का पढ़ेंगे। लिंक लिस्ट क्या होती है, ऐसी लिस्ट जिसकी एंट्रीज को लिंक किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। मतलब कि आपकी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट्स हैं, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट। अब इन तीनों को किस तरीके से आपने लिस्ट के अंदर ज्वाइन करना है, ए को आपने ए का पॉइंटर आपने पॉइंट करना है बी को, बी का नेक्स्ट पॉइंट होगा सी को। ये आपके पास पॉइंटर्स होते हैं। अब इसमें आपके पास एक हेड पॉइंटर होता है जो कि फर्स्ट एंट्री को, आपके पास लिस्ट की जो फर्स्ट एंट्री है उसको पॉइंट किया जाता है। एक आपके पास टेल पॉइंटर होता है, टेल पॉइंटर आपका बिल्कुल एंड वाली जो एंट्री है उसको पॉइंट किया जाता है। दूसरा आपके पास नल पॉइंटर होता है। ये आपके पास नल पॉइंटर क्या है कि आपको इंडिकेट करता है एंड ऑफ लिस्ट। आप जो टेल पॉइंटर है और नल पॉइंटर ये एक ही पॉइंटर है। अब आपके पास पॉइंटर इस तरीके से काम करता है। जो आपके पास हेड पॉइंटर है वो पॉइंट करता है फर्स्ट एंट्री को, जो आपकी लिस्ट की फर्स्ट एंट्री है ये, और इसी पॉइंटर की अब आपके पास जो डाटा स्टोर होगा एक एरे पे, एरे की किसी एक इंडेक्स पे, उस इंडेक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जा रहा है। एक उसका एक्चुअल डाटा और दूसरा पॉइंटर। अब वो जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, जो कि नेक्स्ट एलिमेंट है। अब ये जो पॉइंटर है ये किसको पॉइंट कर रहा है, उससे नेक्स्ट एलिमेंट को। और ये आपके पास नील, आपके पास एंड ऑफ द लिस्ट। अगर आपने कोई न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो क्या करेंगे, इस नील की जगह उस पॉइंटर का एड्रेस होगा और वहां पे एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसका जो पॉइंटर होगा उसे नील पॉइंटर कह देंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल लिंक्ड लिस्ट में से आपने कोई लिंक लिस्ट में कोई भी डाटा ऐड करना या डिलीट करना इजी होता है। कैसे, आपने फॉर एग्जांपल डिलीट करनी है कोई एक एंट्री, ये आपने डिलीट करनी है लिंक लिस्ट के अंदर से, तो क्या होगा, आपका जो ओल्ड पॉइंटर था वो कहाँ से कहाँ लगा था, इस ऑब्जेक्ट से पॉइंटर निकल रहा था और इस ऑब्जेक्ट को असाइन हो रहा था। अब क्या, और इस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंटर था वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को असाइन हो रहा है। तो अब हमने ये वाली एंट्री जो है ये डिलीट करनी है, तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पॉइंटर किसको पॉइंट हो जाएगा डायरेक्टली, जो कि आपका थर्ड एलिमेंट है उसको। और अगर आपने ऐड करना है तो वो भी इसी तरीके से ऐड होगा। वो किस तरीके से ऐड होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अभी एलिमेंट नहीं है, हमने ये एलिमेंट ऐड करना है, आपका ये पॉइंटर यहाँ आया हुआ है, तो हम कैसे ऐड करेंगे, ये जो पॉइंटर है ये असाइन कर देंगे इस ऑब्जेक्ट को, और इस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को असाइन कर देंगे। ये आपके पास इंसर्ट करना है, ये फॉर एग्जांपल इंसर्ट करना कि आपका ओल्ड पॉइंटर ये है, तो न्यू पॉइंटर आपका कहाँ आ जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए, और इसका जो पॉइंटर है वो यहाँ असाइन कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास स्टैक्स और क्यूज को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट, वो किस तरीके से होता है। स्टैक्स भी आपके पास यूजुअली कंटीजियस लिस्ट की तरह इंप्लीमेंट होते हैं कि आपके पास स्टैक एक ऑब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्ट, उसके बाद चौथा ऑब्जेक्ट, आपके पास लिस्ट की तरह ही स्टैक भी काम करते हैं। लेकिन जो क्यूज हैं, क्यूज कैसे काम करती हैं, क्यूज आपके पास सर्कुलर क्यू में काम करती हैं। कैसे, क्या आपके पास इसे भी कंटीजियस ब्लॉक में स्टोर करते हैं, जिसके अंदर आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो कंसीडर की जाती है कि आपकी लास्ट एंट्री के साथ काम करे, जिस तरह आपके पास रिंग टोपोलॉजी काम करती है। एक
कंप्यूटर से नेक्स्ट कंप्यूटर अटैच होता है, नेक्स्ट से नेक्स्ट, और एंड वाला कंप्यूटर जाके फर्स्ट से। तो सर्कुलर क्यू में भी यही होता है कि आपका जो एंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से जाके अटैच होगा, कनेक्ट किया जाएगा। अब आपके पास इसमें जो अलॉटेड स्टोरेज स्पेस है उसको प्रिवेंट किया जाता है। किस तरीके से आपके पास ये क्यू की इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें हेड और टेल पॉइंटर्स यूज होते हैं। इस टाइम पे क्यू के पास हेड और टेल एक ही जगह पे, क्योंकि एम्प्टी क्यू है, तो आपका हेड भी वहीं पे होगा और टेल भी वहीं पे होगा। क्यू का हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, कोई बताएगा कि क्यू काम किस तरीके से करती थी? मतलब उसमें जो एलिमेंट्स इंसर्ट होने हैं किस मेथड पे काम करती थी, उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी यूज होती थी? लीफो या फीफो? मैम फीफो। फीफो। जो हमने ओके, वो जॉब क्यू की बात करी, जॉब हाँ जी, क्यू वाली ना। हाँ जी वही। जॉब आपके क्यू में पास ये कि जो पहले आएगा वही, यानी कि ना पहले एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। फर्स्ट आपके पास इन जो पहले, फर्स्ट आउट। बिल्कुल आपके पास जो पहले एंटर होगा वही पहले एग्जीक्यूट होगा और एग्जिट करेगा। तो आपके पास यहाँ पे हेड भी वहीं पे है, टेल भी वहीं पे है। अब कुछ एलिमेंट्स आपके आ गए हैं, ए बी सी, आपके पास 3 एलिमेंट्स इंसर्ट हो गए हैं, तो हेड आपका कहाँ पे होगा? ए पे रहिएगा, क्योंकि ए ने एग्जिट करना है पहले, तो इसलिए हेड पॉइंटर आपका वहीं पे होगा। टेल सिर्फ मूव करता जाएगा जब जब आपके पास कोई एलिमेंट ऐड होता जाएगा। उसके बाद आपके पास, अब अगर फॉर एग्जांपल ए ने रिमूव होना है, ए रिमूव होगा तो नेक्स्ट हेड किस पे चला जाएगा? बी पे, और टेल कहाँ पे आ जाएगा? डी को ऐड करने के बाद उससे नेक्स्ट एलिमेंट पे। इसी तरह आपके पास बी अगर रिमूव हुआ है तो ई ऐड होगा, तो ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन कि हेड जो है वो सी पे आ जाएगा और टेल कहाँ पे चला जाएगा? ई को ऐड करने से जो नेक्स्ट इंडेक्स है वहां पे। नेक्स्ट है जी आपके पास बाइनरी ट्रीज को किस तरीके से स्टोर करते हैं। इसमें भी आपके पास लिंक्ड स्ट्रक्चर यूज होता है, लिंक लिस्ट वाला। हर नोड से कोई भी नोड है वो किसके इक्वल है? उसका अपना डाटा सेल। जिस तरह हम पीछे पढ़ के आए हैं, कोई भी जो नोड है, ये कोई भी नोड उसका एक पॉइंटर है, लेकिन जो बाइनरी ट्री है उसके अंदर 2 पॉइंटर्स होंगे, एक उसका अपना डाटा और दूसरा उसके 2 पॉइंटर्स। किस लिए 2 पॉइंटर्स? उसकी लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए, उसका अपना डाटा सेल और 2 चाइल्ड पॉइंटर्स। और हर जो रूट नोड है वो एक्सेस किया जाएगा बाया पॉइंटर। अब इसमें होगा कैसे कि A1 आपके पास फॉर एग्जांपल रूट नोड है, तो चिल्ड्रंस कौन से होंगे A1 के? A2 और A3। तो इसी तरह A2 और A3 के मजीद चिल्ड्रंस कौन से होंगे? A2 के A4 और A5 और A3 के A6 और A7। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो देख लेते हैं। आपके पास ये बाइनरी ट्री के लिए एक सेल का जो अपना डाटा है, उसके बाद लेफ्ट साइड का पॉइंटर और राइट साइड का पॉइंटर, ये 2 पॉइंटर्स होंगे। सर्कुलर क्यू कैसे काम करती है? ये आपके पास सर्कुलर क्यू काम करती है। ये आपके पास लिस्ट सेल है इन अ ब्लॉक। अब लिस्ट सेल से सर्कुलर क्यू पे किस तरीके से गए थे? आपके पास लिस्ट सेल में क्या है कि आपका टी इंसर्ट हुआ है, यू हुआ है, वी हुआ है। अब आपके पास जब टी एग्जिट कर जाएगा तो जो अगला एलिमेंट है वो कहाँ पे होगा? वी के बाद, उससे अगला एलिमेंट उसके बाद। मतलब कि आपके पास जो नेक्स्ट फर्दर जितने भी से इंडेक्सेस हैं वो सारी के सारी फिल आउट हो जाएंगे। पीछे से टी एग्जिट कर चुका है, अब हमारे पास टेल जो है वो यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल हमने कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना है तो एस के बाद हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन हम लिस्ट के अंदर अगर सर्च करें तो जो टी वाली स्पेस है वो खाली है, लेकिन वहां पे हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पॉइंटर ही वहां पे पॉइंट नहीं करता। इसलिए सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट आया था। सर्कुलर क्यू क्या कहती है कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपका हेड जब आगे मूव करता जाएगा, हमने यही कहा था कि हेड आपका आगे मूव करता जाता है, जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा हेड आपका जैसे जैसे डिलीट किया, यहाँ पे ए डिलीट हुआ था तो हेड बी पे आ गया था, बी डिलीट हुआ तो हेड किस पे आ गया? सी पे आ गया। तो हमारे पास जो सर्कुलर क्यू है उसमें भी क्या कहते हैं, हेड जैसे जैसे आपके पिछले जो एलिमेंट्स है वो एग्जिट करते जाएंगे, वो रीड आउट होते जाएंगे, मेमोरी में से उन्हें निकाल दिया जाएगा, तो आपका हेड मूव करता जाएगा। तो जब हेड मूव करता जाएगा तो जो पीछे वाली स्पेसेस हैं वो किसको असाइन कर दी जाएंगी? एम्प्टी क्यू के लिए। तो आपका जो टेल है वो आगे मूव करता जाएगा तो उसे वो स्पेसेस खाली मिलती जाएंगी। तो इसलिए आपके पास सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट आया था।
ये यस आपके पास मैम, ये समझ मैम, एक मिनट ऊपर, एक मिनट मैम, वो जो आपने ऊपर बताया था कि सर्कुलर के अलावा दूसरी, ये इसका नाम क्या था जो स्ट्रेट लाइन वाला, जी, स्ट्रेट ये लाइन आपके वाली? पास लिस्ट सेल है ब्लॉक के अंदर, ये लिस्ट है। जी मैम, मैम अगर यानी कि लिस्ट, अगर हम जिस तरह हेड पॉइंटर जहाँ पे साइन हुआ हुआ है, अगर वहां पे उसका एली यानी कि ये इस ब्लॉक में कोई डेटा वगैरह रखता है, तो वो जो ऊपर वाले ब्लॉक है वो उस पे नहीं वर्किंग दोबारा होगी तो अगेन? दोबारा मुझे आपके क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, दोबारा। मीन्स के जिस तरह हेड पॉइंटर है ना, हेड पॉइंटर अभी पी पे है हाँ जी, इसमें, हाँ जी, लेफ्ट साइड वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ अगर जी। जिस तरह आपने बोला है कि ऊपर वाला जो सेल ब्लॉक है वो खाली होगा और नीचे यानी कि असाइन होती जाएगी वैल्यूज, तो ऊपर वाले ब्लॉक को दोबारा नहीं ये करेगा ना नहीं, दोबारा सर्च नहीं यूज? करेगा, क्योंकि लिस्ट आपकी कंटीजियस है तो वो फॉरवर्ड मूव करती जाएगी। और तो मैम फिर एट द एंड अगेन ऊपर जाएगा कि ऊपर जाएगा ही नहीं इस नहीं, लिस्ट ऊपर में? नहीं जाएगा जब तक कि लिस्ट, लेफ्ट साइड वाला? जब तक कि लिस्ट पूरी की पूरी एम्प्टी नहीं हो जाती वो वापस नहीं जाएगा। अच्छा, वाह जी वाह, सही है, फिर मैं समझ आ गया, इस वजह से ये सर्कुलर हमने सही है। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास बाइनरी लिस्ट का। बाइनरी लिस्ट का हमने बोला कि आपका रूट नोड है, रूट नोड के पास किसकी एड्रेस होगा, जो आपका फर्स्ट एंट्री है लिस्ट के अंदर उसका एड्रेस होगा। अब उसके पास बाइनरी ट्री के अंदर एक नोड के पास अपना डाटा सेल और उसके दो चाइल्ड्स का पॉइंटर होगा। अब आपके पास यहाँ पे ए के पास अपने लेफ्ट चाइल्ड का, लेफ्ट चाइल्ड उसका कौन सा है, बी, और यहाँ पे उसके जो दूसरा उसका सेल है उसके अंदर किसका राइट चाइल्ड का पॉइंटर होगा, तो वो सी। इसी तरह बी का नेक्स्ट आपके पास लेफ्ट चाइल्ड का डी और बी का राइट चाइल्ड ई, और डी आगे कोई भी फर्दर पॉइंट नहीं कर रहा इसलिए दोनों नील हैं, और ई भी, ई का भी कोई लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है राइट चाइल्ड भी नहीं है। लेकिन अगर हम सी देखें तो सी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, वो नील है, लेकिन उसका राइट चाइल्ड है एफ, तो इसलिए उसका एड्रेस उसके थर्ड सेल में मौजूद होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है राइट चाइल्ड है तो हम यहाँ पे उसका जो राइट चाइल्ड है उसका रूट असाइन कर, पॉइंटर असाइन कर दे, उसका पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट एड्रेस में ही असाइन होगा, यहाँ पे नील आ जाएगा। ये आपके पास अनबैलेंस ट्री है। अनबैलेंस ट्री को किस तरीके से शो किया जाता है कि ए के दो चाइल्ड्स हैं बी और सी, ये ए के दो चाइल्ड्स हैं बी और सी, जो नेक्स्ट दो सेल्स हैं वो किसके लिए, फोर्थ और फिफ्थ वाला, वो बी के लिए थे, तो बी के आगे कोई भी सेल नहीं थे इसलिए 4 और 5 वाला एम्प्टी। तो सी के नेक्स्ट हम देखेंगे उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है राइट चाइल्ड है, तो लेफ्ट चाइल्ड के लिए 6th लोकेशन थी इसलिए वो एम्प्टी, और राइट के लिए कौन सी थी, 7th लोकेशन, इसलिए वहां पे 7th लोकेशन आ जाएगी। सी तक हमारा रीड आउट हो चुका था। नेक्स्ट हमारे तीन एलिमेंट्स हमारे एम्प्टी हैं। डी पे जाएंगे, डी का लेफ्ट चाइल्ड हम देखेंगे है या नहीं, नहीं है। उसके बाद हम सी के देखे जाने हैं। सी के पहले ए के हुए थे, ए के हुए थे बी और सी, उसके बाद बी के हुए थे ये दो, उसके बाद सी के हुए थे 6 वाला और 7th वाला। उसके बाद हम डी के चेक करेंगे, डी के लिए हमारे पास उसका लेफ्ट साइड नहीं है इसलिए वो एम्प्टी। ये लेवल वाइज है, ये आपने लेवल वाइज करना है। आपका जो सी का एलिमेंट नहीं था उसके लिए भी लोकेशन खाली छोड़नी है, बी के जो एलिमेंट्स नहीं थे उनकी भी लोकेशन खाली छोड़ने थे, क्योंकि वो उन लेवल्स पे हैं। अगर वो बाद में एलिमेंट्स ऐड होंगे तो वो उन्हीं लेवल्स पे ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए उनकी भी स्पेसेस खाली छोड़ेंगे। और लास्ट पे आपके पास डी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, उसका राइट चाइल्ड है और उसका राइट चाइल्ड ऐड कर देंगे। ओके हो गया। यस मैम। अब आपके पास नेक्स्ट है मैम जी जो किस जो हमारा लेवल ऊपर वाली पिक्चर में, जो जो हमारा लेवल आगे जाता जाएगा उनको ब्लॉक्स भी ज्यादा मिलते जाएंगे ना? हाँ जी, देखें उनको वो ब्लॉक्स भी रूट ज्यादा फर्स्ट मिलते सेकंड में जाएंगे। उसको फिर 4 ब्लॉक से डी को 8 ब्लॉक सही हो गए।
क्योंकि ये 2 की पावर के साथ काम करते हैं ना, जो फर्स्ट लेवल है वहां पे 2 की पावर 0 होता है, नेक्स्ट में 2 की पावर 1, उससे नेक्स्ट 2 की पावर 2, तो ये आपके पास 2 की पावर के साथ लेवल्स काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास एक केस स्टडी है। प्रॉब्लम है कि कंस्ट्रक्ट करें कोई एब्स्ट्रैक्ट रूल जिसके अंदर लिस्ट ऑफ नेम्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, अलॉन्ग विद द ऑपरेशन आपने कौन से करने हैं, सर्च, प्रिंट एंड इंसर्ट। क्या आपने सर्च करना है कोई एलिमेंट प्रिंट करना है, कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेटर्स जो हैं वो ए से लेकर एम तक अरेंज हुए में इन एन ऑर्डर लिस्ट। आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपके पास ऑर्डर वाइज आपके पास एलिमेंट इंसर्ट किए गए हैं। अब आपने यहाँ पे कोई एलिमेंट सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने सर्च करना है जी सर्च करना है हमने जे। जब लेटर जे हमने सर्च करना है तो वो कैसे करेंगे, आपके पास जी से कहाँ पे आएंगे, के की तरफ, के लेफ्ट और राइट चाइल्ड देखा जाएगा। आपने कहाँ से चेक करना, स्टार्ट कैसे करना होता है, जी से आपने चेक करना है लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। एक साइड पे आपके पास डी है, दूसरी साइड पे आपके पास के है। क्या आपका जो एलिमेंट जे है वो डी से लेसर है, डी से पहले आता है तो आपने इस साइड पे जाना है, अगर नहीं आता तो आपने राइट साइड पे जाना है। हमारा जो जे है वो डी से लेसर नहीं है, डी से ग्रेटर है, इसलिए हमने अपने राइट साइड पे आना है। नेक्स्ट हम के पे आएंगे, के से हमने चेक करना है आई की तरफ और एम की तरफ। क्या हमारा जो जे एलिमेंट है वो एम से ग्रेटर है या लेसर है। अगर ग्रेटर है तो हम एम की तरफ आएंगे, अगर लेसर है तो हम किसकी तरफ आएंगे, आई की तरफ। हमने आई की तरफ आए, नेक्स्ट उसका चेक करेंगे, उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड पे क्या है एच और राइट चाइल्ड पे क्या है जे, हमें जे मिल गया तो हमारे पास पाथ क्या बनेगा, जी के आई जे। हम इस पाथ से होते हुए जे को सर्च करेंगे। ओके हो गया। यस मैम। अब आपने फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट प्रिंट करना है तो वो किस तरीके से किया जाएगा, वो भी आपका इसी तरीके से इसी वे से किया जाएगा कि आपने सर्च करना है, जोन सा भी एलिमेंट आपने प्रिंट करना है वो सर्च करना है और उस एलिमेंट को प्रिंट करा देना है उसी पाथ के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमने जे ही प्रिंट करना है तो उसी पाथ के थ्रू आपका जे प्रिंट होगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने कोई एलिमेंट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एंट्री ऐड करनी है, हम पीछे भी ऐड करके आए थे। ये आपके पास एक ट्री है, इस ट्री में आपने कोई एलिमेंट ऐड करना है एम, तो आपके पास यहाँ पे क्या है एच है, एच के दो नोड्स हैं ई और एन, बी जी। अब आपने यहाँ पे ऐड कैसे करना है, आपने एम ऐड करना है, आपने देखना है एच से एक साइड पे ई है दूसरा एन है, एम चेक करना है आपका ई से ग्रेटर है या लेसर है। अगर ई से ग्रेटर है तो आपका किस साइड पे चला जाएगा, राइट साइड पे। हमारा m जो है वो e से ग्रेटर था इसलिए हमने m साइड पे। दूसरा आपने यहाँ पे ये भी चेक करने होते हैं कि आपका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड किस किस के पूरे हैं। हमारे यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों कंप्लीट हैं। n साइड पे आएंगे, यहाँ पे k है और p है, k साइड पे जाएंगे क्योंकि उसका हमारे पास राइट चाइल्ड है, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड नहीं है। राइट चाइल्ड की जगह हम क्या ऐड कर देंगे, m एलिमेंट। यस मैम। ओके मैम जी, इसका ये टाइटल वाला क्या था वैसे? डाटा एब्स्ट्रैक्शन का चैप्टर। एक्सट्रैक्शन। तो मैम ये हमने वर्किंग कहाँ पे होती थी? ये हमारे पास मेरा बेटा, आपने प्रोग्रामिंग का जो करना है काम, आपने जो पीएफ भी अभी पढ़ रहे हैं, जो क्लासेस वगैरह पढ़ रहे हैं, उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऊप पे जाके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जाके, वहां पे आपके पास ये तीनों कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, लिंक लिस्ट का भी, स्टैक का भी, क्यूज का भी और बाइनरी ट्री का भी। अच्छा। होमोजीनियस एरे और हेट्रोजीनियस एरे भी आपके पास वहीं पे यूज होंगे। ओके जी, ये हमारा थ्योरी वाला हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हम HTML पे काम कर रहे थे।
बिल्कुल यही वाला था। मैम सेहत दा सुनाओ की हाल चाल ने, अस्पतालों आ गए हो? फर्स्ट क्लास गुमन, हाँ मैं ठीक हो गई थी 2-3 दिन में। ओके जी, हम HTML पे काम कर रहे थे। हमने लिस्ट बनाना देख ली थी, हमने हेडिंग्स बनाना देख ली थी, हमने पिक्चर ऐड करना देखी थी, हमने हाइपरलिंक देना देखा था। आज हम देखते हैं रेडियो बटन्स का और चेक बॉक्सेस का। टेबल का भी आज ही देखेंगे कि टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं रेडियो बटन्स का। रेडियो बटन्स आपके कहाँ पे काम आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो जेंडर आप लोग सेलेक्ट करते हैं, मेल फीमेल वगैरह, तो आपने एक सेलेक्ट करना होता है। तो रेडियो बटन आपको अलाउ करता है, वो जो गोल वाली आपके पास शेप बनी होती है, रेडियो बटन आपको अलाउ करता है कि आप उनमें से मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो हमारे पास यहाँ पे टैग है इनपुट का, इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में आपने इनपुट टाइप देनी है। हमारे पास रेडियो टाइप है, हमने इनपुट टाइप दी। नेक्स्ट हमने लिख दिया कि हमें वैल्यू क्या चाहिए। हमें मेल वैल्यू चाहिए। इसके लिए आप लेबल भी बना सकते हैं, सेपरेट लेबल, लेकिन मैंने उसके आगे लिख दिया है कि हमें मेल चाहिए। दूसरी हमारे पास इनपुट टाइप लेंगे रेडियो, और इसके लिए हम लिख देंगे फीमेल। आज हमारी लड़कियों में से कोई भी नहीं आया हुआ। इसे हम रन करके देखेंगे। ये हमारे पास रेडियो बटन्स आ गए हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो दोनों के दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। वो क्यों दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि हमने इन्हें ग्रुप नहीं किया। ग्रुप करने का क्या मतलब है कि आपकी जो रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है कोई ना कोई नेम देकर। तो हम यहाँ पे नेम देंगे, नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में इन दोनों जो रेडियो बटन्स हैं आपने ग्रुप बना लेने हैं। मल्टीपल आपके पास रेडियो बटन्स आपने एक फॉर्म में ऐड करने हैं जिनके ग्रुप्स और होंगे। तो आपने यहाँ पे उनका नेम दे देना है। हम दे देते हैं जेंडर। इसी तरह आपके पास फीमेल में भी नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स जेंडर। अब इसे रन करके देखते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रेडियो बटन सिलेक्ट होगा एट अ टाइम। ओके हो गया। यस मैम। अब आपने इन दोनों को अगर न्यू लाइन पे लेकर जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैग लगा देंगे BR का, लाइन ब्रेक का। तो ये आपके पास नेक्स्ट लाइन पे आ गए। आपके पास मेल है या फीमेल है, जो भी आपने सेलेक्ट करना है। ये आपके पास हो गया रेडियो बटन। दूसरा है आपके पास चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आपको अलाउ करता है कि आप एट अ टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कहीं पे कोई फॉर्म आ जाता है जिसमें आपने अपने मेजर सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं या अपनी हॉबीज को चूज करना होता है, तो आपकी एक हॉबी या एक सब्जेक्ट नहीं होगा, आपकी मल्टीपल हॉबीज या मल्टीपल सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास इनपुट टाइप है चेक बॉक्स की। इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स चेक बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी कार, हम व्हीकल्स की दे लेते हैं। टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स बाइक। इनपुट टाइप को व्हीकल बताओ जी, साइकिल। ये आपके पास आ गई चेक बॉक्सेस। हम इन्हें लाइन ब्रेक के थ्रू न्यू लाइन पे भी कर लेते हैं।
हमने फीमेल के बाद नहीं दी थी, हम वहां पे भी दे लेते हैं। ओके जी, इसे रन करके देखते हैं। ये आपके पास आगे चेक बॉक्सेस, आप एट अ टाइम मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जी टेबल का, कि टेबल किस तरीके से क्रिएट करना है। टेबल के लिए आपके पास टैग यूज होता है टेबल का। टेबल का टैग यूज किया हमने। अब हमारे पास टेबल के अंदर एक होती हैं रोज, दूसरे होते हैं कॉलम्स। जो रोज हैं उन्हें हम टेबल्स में लिखते हैं कौन सा टैग यूज करते हुए, TR का, मतलब कि टेबल रो। और जो हमारे पास कॉलम्स हैं उन्हें हम लोग यूज करते हैं टैग उनके लिए TD का, मतलब टेबल डाटा। आपने जो डाटा ऐड करना है जो कॉलम्स में, वो आपने TD के थ्रू करना है। जो आपने ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं, जो एलिमेंट आपने जो अंदर उसके अंदर इंसर्ट करना है, जिस तरह कार, बाइक, साइकिल इंसर्ट करना है, वो आपने TD के थ्रू करना है। और उसके लिए TR असाइन करनी है कि इस रो के अंदर ये मल्टीपल डाटा असाइन करें। उसके बाद आपके पास एक और चीज आ जाती है टेबल में, टेबल हेडिंग, जिसके लिए टैग यूज होता है TH का। टेबल हेडिंग आपको जिस तरीके से हमारे पास नॉर्मली जो हेडिंग्स हैं उनका साइज एज कंपेयर टू बाकी जो टेक्स्ट है उससे बोल्ड होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है। इसी तरीके से टेबल हेडिंग के अंदर जो बाकी उसका डाटा है उससे करस्पॉन्डिंग आपका जो टेबल हेडिंग के अंदर डाटा है वो बोल्ड और साइज उसका ज्यादा होगा। अब हमने टेबल स्टार्ट किया, टेबल का टैग हमने क्लोज भी कर दिया। इसके दरमियान ही हम TR स्टार्ट करेंगे, पहली टेबल रो हम स्टार्ट करेंगे और उस टेबल रो का हमने टैग क्लोज भी कर दिया। अब इस टेबल रो के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने कॉलम्स बनाने हैं 3, एक हमारा सीरियल नंबर का, दूसरा हमारा स्टूडेंट का नेम, तीसरा स्टूडेंट का GPA। तो सबसे पहले हम उसकी हेडिंग्स दे लेंगे। TH हमारे पास हेडिंग, TH का टैग क्लोज भी कर देंगे। अब हमारे पास इस हेडिंग में हम क्या देंगे, सीरियल नंबर। दूसरा हम कॉलम जो हेडिंग है वो स्टार्ट करेंगे, वो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट का नेम, TH क्लोज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी TH स्टूडेंट का GPA, ये भी हम हेडिंग क्लोज कर देंगे। ये हमारी पहली TR बन गई, मतलब टेबल रो हमारी क्रिएट होगी। अब हमने नेक्स्ट टेबल रो हमने स्टार्ट करनी है, स्टार्ट की, टैग क्लोज किया, ये हमारे पास टेबल रो स्टार्ट हुई। अब इसके अंदर हमने डाटा ऐड करना है, तो डाटा कैसे ऐड करेंगे, TD, सीरियल नंबर हमारा क्या है 1, TD क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास TD नेम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस टाइम पे कौन से स्टूडेंट्स हैं जी, अली हैदर मास हसीब। यहाँ पे हम TD में डाटा ऐड करेंगे अली, उसके बाद TD का टैग क्लोज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास TD फर्स्ट सीरियल नंबर के अगेंस्ट नेम था अली और इसके अगेंस्ट इसका GPA, हमने फॉर एग्जांपल GPA लिख दिया किसी स्टूडेंट का। ये हमारे पास सेकंड रो भी कंप्लीट होगी, रो क्लोज। इस रो से हम बाहर आ जाएंगे, नेक्स्ट रो हम स्टार्ट करेंगे। रो स्टार्ट की, रो क्लोज की, इसके दरमियान हम फॉर एग्जांपल यही कॉपी करते हैं TD वाला, यहाँ पे पेस्ट किया, सीरियल नंबर हमने 2 किया, नाम हमने आलिया कर दिया और यहीं पे बाकी डाटा इसी तरह रहने दिया। अब यहाँ पे हम रन करके देख लेते हैं, ये आपके पास टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल को कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं लगा हुआ, तो बॉर्डर लगा लेंगे। बॉर्डर कैसे लगाएंगे, या तो हम यहीं पे
टेबल को बॉर्डर लगा सकते हैं इज इक्वल टू, मैम वो टेबल क्लोज करने वाला नीचे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कहाँ पे? सबसे एंड पे, वो सबसे एंड पे वो। ओके हो गया। हमने टेबल को बॉर्डर लगा दिया 1 पिक्सल, तो आपके पास सारे का सारा टेबल को बॉर्डर आ गया 1 पिक्सल का। वहां पे हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जितना भी आपने लाइन को थिक करना है आप लोग कर सकते हैं। ये आपके पास टेबल का बॉर्डर ज्यादा ओके हो गया। यस मैम, ये वैसे हम ये जो आपने टेबल हेडिंग लगाई है इसकी वैसे अगर देखा जाए टेबल हेडिंग तो शॉर्ट ही है, वैसे इसको हम सीएसएस के थ्रू भी बोल्ड शोल्ड सारा कुछ डिजाइन वगैरह कर कर सकते हैं सकते ना? हैं, मैं पहले वही बताने लगी थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि आपको HTML वाला पहले बता देती हूँ, फिर CSS वाला बता दूंगी। CSS सही वाला जो है ओके। आपके पास, अब आपके पास CSS की तरफ चलते हैं। आपके पास 3 तरह की CSS होती हैं। एक आपके पास इनलाइन CSS, दूसरी आपके पास इंटरनल CSS, तीसरी आपके पास एक्सटर्नल CSS। इंटरनल CSS कौन सी होती है? इनलाइन पहले देख लेते हैं, इनलाइन कौन सी होती है। आपके पास जो पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल किया है, यहाँ पे अगर मैं करती स्टाइल, आगे आपके पास कॉलन, उसके बाद बॉर्डर 1 पिक्सल, तो स्टाइल के थ्रू जो आपने यहाँ पे बॉर्डर लगाना था वो आपके पास इनलाइन CSS आनी थी। उसके बाद आपके पास इंटरनल CSS कौन सी होती है, आपने यहाँ पे HTML और बॉडी के दरमियान टैग यूज करते हैं स्टाइल का, स्टाइल का टैग यूज करते हैं, जहाँ पे स्टाइल का टैग क्लोज, ये आपके पास होती है इंटरनल CSS। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने टेबल को करनी थी, ये बॉर्डर लगाना था, तो टेबल किसको लगाना था, TR को और साथ TD को, इन्वर्टेड कॉमा करली ब्रैकेट्स में आपने नेक्स्ट बॉर्डर, बॉर्डर के बाद कॉलन 1 पिक्सल, लास्ट पे सेमीकोलन, ये इसका सिंटेक्स है इंटरनल CSS। यहाँ से जो हमारा बॉर्डर था इसे हम रिमूव कर देते हैं, सेव किया, यहाँ पे हमने स्टाइल का मैम टैग आपने है, स्टाइल में डबल एस लगाया। ये लें, इसलिए हमारा वहां पे सारे का सारा गवाच गया था। दोबारा रन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे TR चलें जी, कॉमा नहीं था लगाया, टेबल के बाद मैंने कॉमा नहीं था लगाया। ओके जी, आपके पास स्टाइलिंग में टेबल कॉमा, आगे जो आपकी हेडिंग्स हैं और जो आपका टेबल डाटा है उनको आपने बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर 1 पिक्सल, और उसका कलर क्या होना चाहिए, सॉलिड ब्लैक। तो आपके पास इसे रन किया तो आपके पास ये बॉर्डर लग गया। ये आपके पास होती है इंटरनल CSS। इसके बाद आपके पास एक आ जाती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में आपने यही जो स्टाइल वाले टैग्स हैं ये आपने एक्सटर्नल CSS में देने। एक मिनट रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम। पापा वाटिका। ओके जी, आपने यही जो आपका जो स्टाइलिंग वाला टैग है, जिस तरीके से आपने HTML फाइल सेव करते हैं .html की एक्सटेंशन से, इसी तरीके से आपने CSS वाली फाइल यूज करनी होती है और उसे सेव करना होता है .css की एक्सटेंशन से, और उसकी जो कॉलिंग है वो आपने कर लेनी होती है उसके नेम से। आपने हेड का टैग यूज करना होता है और उसमें उस फाइल को कॉल कर लेना होता है। वो हम नहीं देखेंगे कि वो कैसे करने हैं, हमारे लिए जो इंटरनल और इनलाइन CSS है वो इनफ है।
वो आप जब वेब टेक्नोलॉजी या वेब इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग वो वाला एक चीज जो है एक्स्ट्रा वो कर लेंगे। उसके बाद जी हमारे पास एक चीज रह गई है, हमने यहाँ पे ये रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस का पढ़ा है, तो इसके साथ हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रह गया। ड्रॉप डाउन लिस्ट कौन सी होती है? आपके पास फॉर एग्जांपल कोई अकाउंट बनाने लगते हैं, जीमेल का हो गया, फेसबुक का हो गया, कोई अकाउंट बनाने लगते हैं, तो वहां पे आपने डेट सेलेक्ट करनी होती है। तो डे वाले को क्लिक करते हैं तो आपके पास पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है कि 1 से लेकर 30 तक डेज होते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? आपके पास टैग यूज होता है सेलेक्ट का, सेलेक्ट का टैग यूज होता है। आपने सेलेक्ट का टैग ओपन किया और उसे क्लोज भी कर लिया। अब आपने सेलेक्ट के टैग के अंदर जिस तरीके से आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट थी और अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, आप लिस्ट स्टार्ट करते थे और लिस्ट के जो ऑब्जेक्ट्स थे वो किस में देते थे? LI में। जिस तरीके से यहाँ पे आपके पास ऑर्डर लिस्ट आपने स्टार्ट की और उसके ऑब्जेक्ट्स किस में लिखे? LI में। इसी तरीके से आपके पास सेलेक्ट के अंदर लिखे जाते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन के टैग के अंदर। ऑप्शन का टैग स्टार्ट किया, ऑप्शन का टैग क्लोज किया और इस ऑप्शन के टैग के अंदर आप अपनी वैल्यू अपनी वैल्यूज लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू लिख लेते हैं जी 1। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज कर लेते हैं। 2 कर लिया, दोबारा पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हमने 3 कर लिया। इनफ है इतना, इसे रन करके देखेंगे, ये आपके पास लिस्ट आ गई है 1 2 3। इसे स्पेस दे लेते हैं, ये आपके पास लिस्ट आ गई है जी। ड्रॉप डाउन लिस्ट इसे कहते हैं। आप यहाँ से वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। अब एक चीज देख लेते हैं कि स्टाइल के टैग के अंदर आपने इमेज को कैसे ऐड करना होता है, क्योंकि आपका कुछ इमेजेस होती हैं जिनका साइज पूरा नहीं आ रहा होता आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो मल्टीपल उसकी पिक्चर्स बन के आ रही होती हैं, 4-5 पिक्चर्स, तो उसका साइज किस तरीके से चेंज करेंगे। आपके पास स्टाइल के टैग के अंदर ही यहाँ पे हमने जो पिक्चर है वो किसके ऊपर लगानी है? बॉडी के ऊपर। तो आपने बॉडी के टैग को कॉल किया, यहाँ पे अब आपने इमेज ऐड करनी है। इमेज आपने किस तरीके से ऐड करनी है? आपके पास ये रहे, आपके पास बॉडी के टैग के अंदर आपने लिखना है कि बैकग्राउंड डैश इमेज, क्या आपकी बैकग्राउंड इमेज है। और उसके लिए आपके पास यहाँ पे आप जो कॉल करेंगे वो करेंगे यूआरएल। यूआरएल के अंदर आपने लिखना है अपनी फाइल का नेम, जिस तरीके से फाइल का नेम वैसे लिखते थे उसी तरीके से आपने यूआरएल usama.jpg, यहाँ पे मेरे पास फाइल पड़ी हुई है बिल्कुल, आपने यहाँ से अपनी फाइल, और दूसरा जो उसका साइज है बैकग्राउंड डैश साइज कॉलन 100% उसकी हाइट और 100% उसकी विड्थ होनी चाहिए। तो हम लोग रन करके देख लेते हैं, ये आपके पास 100% हाइट और विड्थ के साथ इमेज आ गई। एक और चीज थी हमारे पास जो उस दिन मैंने नहीं बताई थी, एब्सोल्यूट एड्रेस वाला और रिलेटिव एड्रेस वाला। ये आपके पास कौन सा एड्रेस था? एनीवन? मैम ये जो भी हमने तो हाँ, डायरेक्टली अटैच की है ना, डायरेक्टली तो डायरेक्टली ये कि जो हमारे पास सेव थी पिक्चर वो अटैच किया। आई थिंक ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट एड्रेस है, लेकिन एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो रिलेटिव दो में
दोनों एड्रेसेस हैं रिलेटिव में मिलना जुलना। वो होंगे आपके कंप्यूटर के अंदर से ही। फर्क उसमें क्या होगा, जो एब्सोल्यूट एड्रेस है, एब्सोल्यूट एड्रेस का मतलब है कि जहां पे आपकी फाइल स्टोर है, इस लोकेशन पे डेस्कटॉप के ऊपर आपकी फाइल स्टोर है और डेस्कटॉप के ऊपर ही आपकी इमेज स्टोर है, तो ये आपके पास है एब्सोल्यूट एड्रेस। लेकिन रिलेटिव एड्रेस कौन सा होगा, आपकी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है लेकिन आपकी जो पिक्चर है वो किसी और लोकेशन पे सेव है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो पिक्चर्स में पिक्चर पड़ी हुई है, आपके पास पिक्चर्स की अपनी पिक्चर्स नहीं होती, कहाँ गई है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसी पिक्चर को यहाँ पे प्लेस करती हूँ, तो आपके पास यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ पे ये जो एड्रेस आ रहा होता है ये आपके पास रिलेटिव एड्रेस आ जाता है। क्या है और चाहिए चाहिए मेरे को दिखाया, मेरे को चलिए मेरे अकाउंट से वैसे मौके ना। मैम अगर ये पिक्चर सी में हो तो सी का पाथ आएगा ना? हाँ जी, सी का पाथ ये लो, यहाँ से हम उठा लेते हैं, हम यहाँ से ले जाते हैं अपनी जी डी में। डी छटो ना, डी छटो। हाँ, ओके। तो ये जो आपके पास यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो पाथ होगा ये आपका पाथ आएगा। एक मिनट रुके, मैं एक काम कर लूँ छोटा सा। आपकी अभी कोई क्लास तो नहीं है? नो कोई मैम और कितना कराना है? थोड़ा सा बस। एक जावास्क्रिप्ट वाला करा दो, जेक्यूरी वाला, ताकि आपको वो भी पता चल जाएगा अगर कहीं पे वो आ जानी है तो उसको भी डील करना आता हो। जी मैम। 24 मैम आप लैब में हमें क्या देंगी? लैब में मैं सवाल दूंगी मेरा बेटा। मैम ये काम का टॉपिक लग रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक सेंड कर दें। जी मिल जाएगी, मैं भेज दूंगी। मैम अच्छा जी, आपके पास ये वाला जो एड्रेस है ये रिलेटिव एड्रेस होगा। हमने इसे कॉपी किया, कॉपी करके जी हमने अपनी फाइल में यहाँ पे अपनी जो फाइल नेम है उससे पहले ऐड कर देंगे, और यहाँ पे आपके पास जी है जो स्लैश है उसे रिमूव करके फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। आपके पास जो स्लैश है जो पाथ के लिए वहां पे यूज होती है, वो आपके पास बैकवर्ड स्लैशेस यूज होती हैं, और यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड। सेव करेंगे, रन करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, आपके पास फाइल आ रही है। ये आपके पास है रिलेटिव पाथ। आपने कहीं पे भी कोई भी इमेज ऐड करनी है, चाहे वो इमेज सोर्स वाला टैग है, चाहे वो बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज वाला पाथ है, चाहे वो स्टाइलिंग के अंदर कौन सा पाथ है, इमेज वाला पाथ है, आपके पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ आपको पता होने चाहिए। ओके हो गया। इसके बाद जी देख यस लेते हैं अब स्क्रिप्ट का फंक्शन। हाँ, आपके पास टेबल के बाद हमने एक बटन ऐड करना है। इनपुट टाइप हमने दे दी बटन की, वैल्यू उसको हमने दे दी क्लिक मी, मतलब कि बटन के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्लिक मी आए, और उसके ऊपर हमने फंक्शन लगा दिया ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक के अंदर फंक्शन ऑन क्लिक मतलब कि क्लिक करेंगे तो ये इवेंट अकर हो जाए। या आपके पास ऑन क्लिक का होता है कि हम क्लिक करें तो ये इवेंट अकर हो जाए, ये फंक्शन अकर हो जाए। उसके लिए अब ऑन क्लिक के अंदर हमने फंक्शन कॉल कर लिया है मैसेज का। अब मैसेज का फंक्शन हमने डिफाइन करना है स्क्रिप्ट के अंदर। आपके पास स्क्रिप्ट का आपने टैग ओपन करना है, स्क्रिप्ट का टैग आपने क्लोज करना है, और उसके दरमियान आपने फंक्शन, आपके पास बिल्ट इन कीवर्ड है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, आपने फंक्शन लगाया। यहाँ पे आपने अपने जो फंक्शन बनाना है उस फंक्शन का नेम लिख देना है।
हमने मैसेज लिख दिया, आगे आपके पास स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाएंगे और करली ब्रैकेट्स में अब जब क्लिक करेंगे तो अलर्ट क्या है, आपके पास अलर्ट आए, आपके पास जिस तरीके से हम जो आप C++ में करते हैं, सी आउट इन्वर्टेड कॉमर्स में कोई भी स्टेटमेंट लिखती, तो यहाँ पे वही है कि आपने अलर्ट क्या जारी करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने ब्रैकेट्स में लिख देना है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आपके पास सेमीकोलन, ये इसका सिंटेक्स है, करली ब्रैकेट्स क्लोज और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज। अब इसे रन करके देखते हैं। आपके पास ये सबसे लास्ट पे, मैं इमेज पहले रिमूव कर दूं, इमेज के साथ क्लियरली नजर नहीं आता। यहाँ पे टेबल के बाद br, ओके जी, ये आपके पास क्लिक मी का टैग, और क्लिक मी जब किया तो आपके पास अलर्ट क्या जारी हो गया, हेलो मैसेज। ओके हो गया। यहाँ पे ये ब्रैकेट, इसी तरह आपके पास क्लिक का एक ऑन क्लिक का फंक्शन है, और वो आपके पास किस तरीके से यूज होता है कि आप क्लिक करें तो वहीं पे आपका मैसेज शो हो जाए। तो वो किस तरीके से होगा, आपके पास इनर HTML, वहां पे तो आपके पास अलर्ट जारी हुआ था ना, अलर्ट ऊपर आया था, तो अगर आपने वहीं पे कोई मैसेज जनरेट कराना है तो वो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इनर HTML का फंक्शन, कि आपके पास HTML के अंदर ही वो मैसेज शो हो। ओके हो गया। मैम ये W3 स्कूल है। हाँ जी, ये W3 स्कूल्स है। अब यहाँ पे आपको Right. W3 स्कूल्स पे आपके जो काम की चीजें हैं अभी जो करंटली, वो आपके पास मार्की वगैरह भी यूज कर सकते हैं। मार्की क्या होती है, कोई एक मैसेज आपकी जो वेबसाइट्स पे होता है, आपने अगर मेन कैंपस की कोई वेबसाइट देखी हो, वहां पे अगर मैसेज चल रहा है कि आपका जो पहले पेपर थे वो 3 को शुरू होने थे लेकिन अब 4 को शुरू होना है, तो उसके लिए एक मैसेज चल रहा होता है जो कि चलता रहता है, वो मार्की के थ्रू चलता है। तो उसके लिए हमारे पास टैग यूज होता है मार्की का, ये मार्की HTML, ये आपके पास इस तरीके से मार्की चल रही होती है, मैसेज चलता रहता है। ओके जी, मार्की का टैग लेते हैं। ये आपके पास फॉर एग्जांपल मार्की का टैग हमने लिया, हमने टेबल के बाद ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ और हाइट अभी नहीं देना चाहते, हम सिर्फ सिंपल मार्की का टैग देखते हैं कि मार्की का टैग किस तरीके से यूज होगा। आपके पास मार्की का टैग आपने लगाना है, मार्की का टैग क्लोज करना है, और उसके दरमियान आपने वो टेक्स्ट चला देना है, टेक्स्ट या इमेज कुछ भी। यहाँ पे इमेज भी आप डाल सकते हैं इमेज के टैग के थ्रू। यहाँ पे आपने जो भी चीज आपने मार्की करनी है वो आपने ऐड करनी है। रन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे स्क्रोलिंग टेक्स्ट ऐड हैज बीन, ये आपके पास मार्की आ गई। दिस इज अ सैम्पल स्क्रोलिंग टेक्स्ट। आप इसकी भी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, जो आपके पास हमने फॉन्ट वगैरह के पड़े हैं उनके थ्रू आप इसकी भी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, या आपके पास मार्की का। इसके अलावा आपके पास जो आपके लेवल के हैं वो कौन कौन से हैं, इतने काफी हैं आपके लिए। एक मैम चीज मार्की की देख, जगह मैरिज वाले यूज कर सकते हैं। क्या चीज दोबारा,
आपको कमेंट किस तरीके से करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी चीज कमेंट करनी है आपने स्टार्टिंग पे ये टैग और लास्ट पे ये टैग यूज कर लेना है। जितनी भी चीजें आपने कमेंट करनी है यूज करके देख लेते हैं। आपने यहाँ से ये उठाया, हमने फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये लिस्ट्स हैं इन्हें हमने कमेंट करना है। कमेंट करना मतलब कि ये चीज शो ना हो। अब आपके पास यहाँ पे हमने लास्ट पे से क्लोज किया डैशेस और एंगल ब्रैकेट क्लोज। जो लिस्ट्स थी वो अब हमारे पास शो नहीं होंगी, वो हमारे पास हमने कमेंट कर दिए। यही आपके पास नेसेसरी चीजें थी। इसके अलावा काफी है इतनी। मैम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इनकी लैब कैसे आएगी, पावर पॉइंट एक्सेल वगैरह? इनकी लैब कैसे आएगी? कोई एक टास्क दे दूंगी इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमने ये सारी चीजें कर ली है ना। हमने बैकग्राउंड कलर, इमेज, मैक्रोज रह गए थे वैसे इसमें। मैक्रोज। वेरी गुड, चलो मैक्रोज करते हैं। शाबाश मेरा बेटा, तू मुझसे ज्यादा पुत्र है मेरा। HTML का आपका इतना काफी है। अब आपने कुछ भी बनाना है आप लोग बना सकते हैं। कोई भी फॉर्म बनाना पड़े, कोई भी पेज डिजाइन करना पड़े, आप लोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों से। इंशाल्लाह मैम रिकॉर्डिंग लाजमी सेंड करनी है। ओके इंशाल्लाह। चलो जी मैक्रोज बनाते हैं। मैक्रोज में हम देख लेते हैं, मैक्रोज आपके पास पहले सबसे देख लेते हैं कि यूज किस लिए होते हैं। आपके पास मैक्रोज यूज होते हैं कोई भी आपका डेली बेसिस पे काम है तो उसका फॉर्मेट रोजाना बजाय इसके के बनाने के आप फॉर्मेट बना के रख दें, और फॉर्मेट बनाने के बाद आप उसे रोजाना डेली बेसिस पे यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जी एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन लिखनी है, हमने जब भी एप्लीकेशन लिखनी है हमें स्यापा पड़ जाता है कि किस तरीके से लिखी जाए, तो उसके लिए हम फॉर्मेट तैयार करके रख लेते हैं। फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे? अब हमने व्यू वाले टैब में जाना है, यहाँ से हमने मैक्रोज को सेलेक्ट किया, हमने रिकॉर्ड करना है मैक्रो। मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे आपने मैक्रो का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जी है एप्लीकेशन। अब आपके पास यहाँ पे जी ऑप्शंस हैं, आपने मैक्रो असाइन करना है किसी बटन को या कीबोर्ड को। हम कह रहे हैं हमने बटन को असाइन करना है, कीबोर्ड को असाइन करते हैं, बटन को नहीं करते। मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, आपके पास एप्लीकेशन, हमने कीबोर्ड को असाइन किया। यस। अब यहाँ पे हमने कीबोर्ड को असाइन करने का मतलब क्या है? कोई आप शॉर्टकट की असाइन करना चाह रहे हैं या नहीं। यहाँ पे आपने जो ऑलरेडी शॉर्टकट की नहीं है, जो आपका MS वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल A है वो ऑल के लिए यूज होता है, कंट्रोल C है वो भी कॉपी के लिए यूज होता है, कंट्रोल V है पेस्ट के लिए यूज होता है, कंट्रोल Z है अनडू के लिए, कंट्रोल Y है रीडू के लिए। इस तरीके से आपके पास कोई ऐसा शॉर्टकट जो कि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज नहीं होता, वो आप शॉर्टकट इसे असाइन करना चाहते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने असाइन कर दिया Alt+W। मैंने Alt को प्रेस किया, साथ W को प्रेस किया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया करंटली असाइंड टू अनअसाइंड, कि अभी तक ये वाला जो शॉर्टकट की है ये किसी को असाइन नहीं हुई, तो हम यहाँ पे अपना जो मैक्रो है उसे असाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद हमने यहाँ पे किया क्रिएट, तो अब आपके पास ये कैसेट बनी हुई आ जाएगी, मतलब कि आपके पास मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। आपके पास एप्लीकेशन का जो पैटर्न है वो क्या है, इसको हमने लिखनी है कैंपस सेट को, फॉर एग्जांपल गुजरात इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जी सब्जेक्ट मैनेजमेंट साइंसेस गुजरात, पाकिस्तान। नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आगे हमारे पास जी सब्जेक्ट क्या है जी फी इंस्टॉलमेंट। इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ओके जी, इंस्टॉलमेंट के स्पेलिंग भी गलत हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा सर। अंडरलाइन क्लोज आपके पास सर। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे क्या आता है जी योर्स। कौन सा वाला आता होता है? सिंसेरली कर लेते हैं। ऑबिडियंटली नहीं आता समझ। चलो ओबीडियंटली के स्पेलिंग जरा लंबे हैं, सिंसियरली के जरा छोटे हैं। आगे हमारे पास डेटेड आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हम एक फंक्शन लगा लेते हैं इज इक्वल टू रैंड का नहीं चला। चलना चाहिए। चलो इसे देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं चला। अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमने पैटर्न बना दिया, तो आपने दोबारा व्यू में गए, यहाँ पे मैक्रोज को स्टॉप किया। मैक्रो को स्टॉप करने के बाद व्यू कर सकते हैं आप मैक्रो, तो ये आपके पास मैक्रो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं, हमने एप्लीकेशन लिखनी है, तो हमारे पास या तो हम ऑल्ट डब्ल्यू करके अपना जो मैक्रो है व्यू मैक्रो, आपके पास ये जो मैक्रो है इसे हम रन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास मैक्रो आ गया। इस तरीके से आप लोग अपना जो आपका फ्रंट पेज है उसको भी यूज कर सकते हैं। आपका जो असाइनमेंट का फ्रंट पेज वो भी बना सकते हैं और उसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक और चीज है आजकल ही मैंने देखी है वर्ड में, आपके पास यूज होता है डिफरेंट फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज कैसे यूज होते हैं आपके पास? फॉर एग्जांपल न्यू डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। मैक्रोज वाला सबको समझ आ गया कि आपने मैक्रो सिंपल स्टार्ट करना है, अपना जो भी आपने फॉर्मेट बनाना है वो फॉर्मेट बनाए और मैक्रो स्टॉप कर दें तो आपके पास वो मैक्रो सेव हो जाएगा। कोई भी आप इस सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंट खोलेंगे कभी भी तो आपके मैक्रोज के अंदर पड़े होंगे। यस मैम, क्लियर है। फॉर्मूलाज का देख लेते हैं एक, चलो ये काफी है इतना। फॉर एग्जांपल हमारे पास, बल्कि मिड टर्म वाला आपका पेपर खोलते हैं। वहां पे बनाना नहीं पड़ेगा। पेपर कहाँ है? पेपर पहला पेपर खोलते हैं। नहीं, पहला नहीं खोलना। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमने नंबर ऐड अप करने हैं, तो नंबर ऐड अप ऑटोमेटिक किस तरीके से होने चाहिए आपके पास? फॉर एग्जांपल ये मैं मिटा देती हूँ नंबर्स, इसके ऊपर मैं फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ
ये मैंने जो नंबर्स हैं ये मिटा दिए। मैम आप पूरे लगा दे, लेआउट के 12 में अंदर से 12 कर दे। ओके 12 में से 12 आपने जो टेबल सेलेक्ट किया टेबल के अगेंस्ट आपका लेआउट आ जाता है। आपने लेआउट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे क्लिक करना है तो इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे फॉर्मूलाज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं, पेस्ट फंक्शन के अंदर से यहाँ से कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं। हमने यहाँ पे फॉर्मूला ले लिया इज इक्वल टू सम। अब सम किन का करना है, ये जो इसके लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं इनका सम करना है। यहाँ पे हमने उसकी डायरेक्शन लिख दी तो ये लेफ्ट साइड पे आपके पास ये टोटल नंबर होकर आ गया। ओके हो गया। यस मैम। वेरी गुड। मींस कि अपनी रो में से सम करेगा ना, रो में से कॉलम में कॉलम से कॉलम में से भी कर सकते हैं। सही है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल जी मेरे पास नंबर्स हैं 12 नंबर्स हैं, इनको मैंने चेंज करना है किस में, नंबर्स में। ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ये आपके काम की चीजें हैं। ये आपके पास नंबर हैं, इन्हें वर्ड्स में चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। आपके पास ये मैंने ऑलरेडी एक मैक्रो बनाया हुआ है VBA के अंदर, इसे क्लिक करूंगी तो आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा 12। ये हुआ कैसे है, ये आपके पास गूगल पे बना पड़ा है ऑलरेडी। आपने Alt प्लस F11 करना है तो आपके पास VBA का निकल आएगा फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर आपने अपना जो भी आपने काम करना है, फॉर एग्जांपल हम गूगल से उठा लेते हैं जी जो भी कर रहे थे नंबर्स टू वर्ड इन MS वर्ड। तो ये आपके पास जी एक तो ये आपके पास सिंपल तरीका भी है कि आप इज इक्वल टू लिखें, आगे नंबर लिखें, बैकवर्ड स्लैश, उसके बाद स्टेरिक और कार टेक्स्ट लिखें, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास वो नंबर जो है वो वर्ड्स में चेंज हो जाएगा। दूसरा आपके पास है जी VBA का कोड। VBA के कोड में क्या कहते हैं कि आपके पास ये कोड है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये कोड आपने उठाया, ये कोड आपने अपना Alt प्लस F11 करके जो VBA वाला फॉर्म खुला था यहाँ पे आपने सेव किया तो आपके पास इस टाइम पे ये है मैक्रो फ्री डॉक्यूमेंट। मैक्रो फ्री डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास डॉट डॉक वाला। अब वो कह रहे हैं कि आप इसे सेव करना चाह रहे हैं मैक्रो फ्री डॉक्यूमेंट में, तो मैंने कहा हाँ करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आपने मैक्रोज डॉक्यूमेंट बनाना हो तो उसके लिए कैसे तरीका है, आपने फाइल को करना है सेव एज, यहाँ से आपने ब्राउज किया, आपने यहाँ पे ये जो सेव एज टाइप है, यहाँ पे इस टाइम पे आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आपने वर्ड मैक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट कर लेना है। तो जो आपके पास मैक्रोज होंगे, जिस तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल हम लोग आप लोग भी जब नेक्स्ट क्लासेस में लास्ट ईयर पे जाएंगे FYP करेंगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो आपको एक टेम्पलेट बना बनाया दे दिया जाएगा फॉर्मेटिंग वाला। वो किस पे होता है, वो मैक्रो एनेबल्ड होता है। उसमें मैक्रोज एनेबल किए जाते हैं कि आपके ये जो काम है ये ऑलरेडी हुए हैं, जैसे ही स्टूडेंट इसके अंदर कोई अपना काम पेस्ट करेगा ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, तो वो आपका मैक्रो बेस्ड आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं। तो यहाँ पे उनकी टाइप चेंज कर देते हैं वर्ड मैक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो है अपग्रेड हो जाएगा न्यूएस्ट फाइल फॉर्मेट में। यहाँ पे आपके पास मैक्रो एनेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके हो गया, हमने फॉर्मूलाज देख लिए, हमने ये जो मैंने ये काम किया है ये अब मैंने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अब मेरे पास ये मेरा मैक्रो में सेव हो गया।
यहाँ पे मेरा ये मैक्रोज में ये जो कन्वर्ट नंबर टू वर्ड है ये इसमें सेव हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार यहाँ पे आके मैक्रोज ओपन नहीं कर सकती, या सिंपल ये जो एप्लीकेशन वाला है यही मैं बार बार ओपन नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूंगी, इसे जो मेरा क्विक एक्सेस टूल बार है इसके अंदर कस्टमाइज कर लूंगी। कस्टमाइज किया इसको, कस्टमाइज, मोर कमांड्स पे गए। मोर कमांड्स के बाद आपने यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना होता है जो भी आपके पास कमांड है। अब यहाँ पे मेरी शो नहीं हो रही तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगी मैक्रोज का। मैक्रोज में मेरे पास ये 2 मैक्रोज पड़े हुए हैं, ये एप्लीकेशन वाला मैं ऐड कर लेती हूँ। यहाँ मेरा ऐड हो गया, मैं इसे ओके करूंगी तो आपके पास ये मेरे पास एप्लीकेशन वाला आ गया। तो सिंपल मैं न्यू एप्लीकेशन न्यू फॉर्म को खोलती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये मेरा वर्ड वाला है, कहाँ पे किया था, यहाँ पे। से सेव किया मैंने उस डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे आपके पास जो हमने एप्लीकेशन वाला जो हमने क्विक एक्सेस टूल बार में बटन ऐड किया था वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैंने इसे सिंपल क्लिक किया, सिंपल मैंने इसे क्लिक किया तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विजुअल बेसिक हो जा। मैं एप्लीकेशन वाला देख लेती हूँ कि क्यों नहीं चल रहा। अलबत्ता आप ऐड करेंगे जब तो यहाँ से आप सिंपल क्लिक करेंगे तो आपका वो फंक्शन इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके हो गया। सही हो गया मैम। वो मेरे ख्याल से उसका दूसरे वो वाले में रैंड ना वाला जो रैंड रैंड वाला फंक्शन है ना वो काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से इशू रैंड आ रहा है। हाँ जी, अब वो जो रैंड वाला फंक्शन था उसका काम क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास रैंडम पैराग्राफ ऐड करता है। रैंड 1313 किस लिए नहीं, मैम इसने ब्रैकेट्स लगाई हैं। आप ब्रैकेट्स का ब्रैकेट तो नहीं है? ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स हमने नहीं लगाई थी। आपके नहीं, पास मैं हमने जो अंदर नम, अंदर 1 3 वगैरह नहीं लिखा हुआ। नंबर जो था वो हमने नंबर लिखा हुआ था, वो नंबर ले नहीं रहा था। सिंपल आपके पास रैंड का फंक्शन लिखेंगे ब्रैकेट्स, एंटर प्रेस किया तो आपके पास, अब आपके पास इसे मैक्रो में किस तरीके से करेंगे। मैक्रो में भी इसी तरीके से रैंड का फंक्शन लिख के इसके ऊपर आपने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करके इसे वहां पे स्टोर कर देंगे। तो जब भी आप इसके अंदर अमेंडमेंट्स करेंगे, इसे कट करेंगे, इसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे तो वो आपके ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग उठा लेगा। न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे आपकी ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग उठा लेगा। ओके हो गया ये रैंड का मैम फंक्शन। वो मैक्रो के थ्रू आपको स्पेसिफिक पेज में जाके स्पेसिफिक पेज की करता है कि पूरे आपके डॉक्यूमेंट की कर देता है, यानी कि आपने फॉर्मेटिंग? आपने मैक्रो रिकॉर्ड करते वक्त जिस जिस चीज को इम्प्लीमेंट किया होगा, जहां जहां किया होगा वो वही वही होगा। स्पेसिफिक पेज के लिए किया होगा, स्पेसिफिक पैराग्राफ के लिए किया होगा, स्पेसिफिक वर्ड के लिए किया होगा, या पूरे डॉक्यूमेंट के लिए किया होगा, वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा जिस तरीके से आप काम करते जाएंगे।
वो तो यानी कि फिर अगर आपने दूसरी फाइल में यानी कि अमेंडमेंट करनी है तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग दोबारा करना पड़ेगा ना। अगर आप दोबारा मैक्रो यूज करोगे तो जहाँ पे आपने हेडिंग बोल्ड की हुई है वो जनाब न्यू फाइल तो हेडिंग अगर उस जगह हुई ना तो वो उस जगह को बोल्ड कर देगा ना। आप उसे कट कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैक्रो के अंदर मैंने अच्छा यहाँ पे जिस तरह रैंड के फंक्शन के थ्रू मैंने यहाँ पे 5 पैराग्राफ ऐड हुए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 पैराग्राफ चाहिए, तो आप रन टाइम पे इन 3 पैराग्राफ को कट कर दें, अपने सिर्फ 2 पैराग्राफ लिख लें। ओके हो हो गया। गया मैम, सही है। इसके अलावा गुड कुछ हो गया, रहता था? समझ आ गया। नहीं मैम बस यही रह गया। मैक्रो के अंदर आप इसके अंदर जितना भी काम करेंगे, स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे, उसका